आइए रेलगाड़ी में बैठें और कोयटे से कलकत्ते तक चलें। कोयटे से हमारी गाड़ी चढ़ती हुई कोलपुर तक गई और फिर कोलपुर से उतरती हुई मछ आ पहुंची। मछ की दो बड़ी खूबियां थीं। एक तो ये कि इलाके में कोयले की जो बहुत सी कानें हैं, उनसे निकलने वाला कोयला मालगाड़ियों में लादा जा रहा था। दूसरी ये कि 1935 के कोयटे के तबाहकुन जलजले का मरकज़ यहीं था। बहुत से मुसाफिरों के साथ मैं भी प्लेटफॉर्म पर उतर गया। यहाँ कुछ नौजवान मिले। मैं हर एक से पूछ रहा था कि आप कहाँ रहते हैं, और हर एक अगले स्टेशन का नाम बता रहा था। वो स्टेशन जिसे देखने का मैं खुदा जाने क्यों बहुत मुश्ताक था, आबेगुम का स्टेशन। नौजवानों से बातें हो रही थीं। आप कहाँ रहते हैं? आबेगुम में रहते हैं आप? आबेगुम देखने का मुझे बड़ा इश्तियाक है, क्योंकि हमारे दोस्त हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, उन्होंने बड़ी मशहूर किताब लिखी है आबेगुम के नाम से। अगला स्टेशन है आबेगुम। आपसे मुलाकात होगी। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। मछ का स्टेशन बहुत दिलचस्प है। ये रेलवे लाइन के किनारे नहीं है, बल्कि ट्रेन असल लाइन को छोड़कर पहलू में पड़ी हुई दूसरी लाइन पर चली जाती है और ऊंचाई की तरफ जाती है। तब मछ का प्लेटफॉर्म आता है। फिर वहाँ से फरागत पाकर ट्रेन आगे नहीं जाती, बल्कि पीछे उतरती है। पीछे लौटकर ये दोबारा असल पटरी पर आती है और एक बार फिर आगे रवाना हो जाती है। मछ में जहाँ हर तरफ कोयले के अंबार नजर आ रहे थे, वहीं कच्चे पक्के मकान भी दिखाई दे रहे थे। औरतें बावर्ची खानों में खाना पकाती और बच्चे खाने के इंतजार में खेलते नजर आ रहे थे। घरों से बहकर बाहर आने वाले पानी के किनारे बेलें उगाई थीं, जो पथरीली दीवारों पर चढ़ा दी गई थीं। मछ से पहले वीराने थे। उन वीरानों में अगर कोई इंसान नजर आता था तो वो रेलवे के थके मांदे मिस्त्री और कारीगर थे, जो खुदा जाने कैसे वहां उजाड़ इलाकों में पहुंचकर रेलवे लाइन को ठीक ठाक करने में मसरूफ थे। मछ के बाद छोटे छोटे गांव आने लगे। मकानों की दीवारें रेतली मिट्टी से लिपी हुई थीं। कुछ दूर जो पहाड़ थे, यूं लगता था कि उन पर भी बिल्कुल मकानों वाली मिट्टी पोती गई है। बावर्ची खानों से धुआं उठ रहा था। बच्चे एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेल रहे थे। हर बस्ती के बाहर उसका कब्रिस्तान था। सारी सूखी सूखी सी कब्रों के ऊपर खुश्क पत्थर चुने गए थे। अजीब बात यह कि वो जो रेलगाड़ी के रास्ते में पड़ने वाली दीवारों पर हकीमों और शिफाखानों के बड़े बड़े इश्तहार लिखे जाते हैं, इस रास्ते की दीवारें उनसे महफूज थीं। मुझे लगता है जब कभी कोई पेंटर इन बलोची देहात की दीवारों पर इश्तहार लिखने आता होगा, बस्ती वाले उसे मारकर भगा देते होंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि पेंटर ने राह में बड़ी बड़ी चट्टानों पर हाथ साफ किया। एक चट्टान पर लिखा था, आंखों के लिए नायाब तोहफा मुल्तानी सुरमा। एक और चट्टान पर लिखा था, शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। एक चट्टान पर पेंटर ने खुशखती का मुजाहरा करते हुए लिखा, सिपाही साहबा जिंदाबाद। अभी मैं सोच ही रहा था कि वो कौन जियाला पेंटर होगा जिसने इन वीरानों में आकर चट्टानों पर ये बातें लिखी होंगी कि अचानक एक छोटी चट्टान पर निगाह गई, जहां उसने खत्ताती का मुजाहरा करने के बाद अपना कलम तोड़ दिया होगा। चट्टान पर उसका नाम लिखा था, मजरूह पेंटर। ये नाम पढ़कर मुझे इत्मीनान सा हुआ, कुछ ये सोचकर भी कि चलो मजरूह नाम की बड़े सगीर में दो बड़ी शख्सियतें हो गईं। इतने में आबेगुम आ गया। वही छोटा सा स्टेशन, वही अंग्रेज़ों के ज़माने की इमारत, वही पुराने दरख्त, सामने कुछ ऊंची चोटियाँ, ढलानों पर आबाद बस्तियाँ, कुछ कोयले के अंबार और बेकार पड़ा हुआ पुराना टीन की चादरों का बैतुल खला। मैं ट्रेन से नीचे उतर गया। हस्बे वादा सारे मुसाफिर वहीं आ गए। उनमें से बहुत से आबेगुम के बाशिंदे थे। मैंने एक होनहार नौजवान से पूछा, आपकी बस्ती का नाम आबेगुम क्यों है? आबेगुम ऊपर से पहाड़ों से पानी आता है, इधर आके गुम हो जाता है। गुम या बेगुम यानी कि पानी गुम हो गया, यानी कि ज़ाहिरी माना इसकी यही है, बाकी ज़्यादा अल्लाह बेहतर जानता है। कैसे भोले लोग हैं, इल्मी तहकीक का काम भी अल्लाह पर छोड़ते हैं। मैंने तो किसी किताब में पढ़ा है कि यहाँ पहुंचकर दरिया का पानी रेत में जज्ब हो जाता है और कुछ दूर जाकर दोबारा नमूदार होता है। मैंने जब से होश संभाला है, रेलवे लाइनों पर उन ट्रॉलियों को दौड़ते देखा है जिन पर अफसर लोग सरों पर छतरियां ताने या सोलर हेड लगाए बैठे होते हैं और दो मजदूर पूरा जोर लगाकर उन ट्रॉलियों को धकेलते हैं।
अफसरों से तो खैर मैं यूं ही दूर भागता हूँ। बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी उन गरीब मेहनतकश मजदूरों से मुलाकात करूं। उस रोज़ मुझे ट्रॉली धकेलने वाला एक शख्स मिल गया। जी चाहा उसे गले से लगाऊं और उसके माथे का पसीना इत्र की शीशी में जमा कर लाऊं। मैंने पूछा कि क्या आप ही हैं वो जो साहब लोगों की ट्रॉली पुश करते हैं? हाँ, पुश करते हैं जी। उस पर कौन लोग बैठे हुए होते हैं? हमने उधर अक्सर देखा। अफसर बैठे होते हैं अक्सर, ये क्या क्यों जाते हैं ट्रॉली पे अफसर? तो गैंग को चेक करते हैं जी। तो ये जो इसके देखभाल करने वाले मिस्त्री कारीगर होते हैं, जी जो मैंने रास्ते में देखा बड़े बड़े वो पुर्जे और वो आले वगैरह प्लायर्स वगैरह लिए खड़े थे, जो इसको रेलवे लाइनों को गालबन ठीक करते रहते हैं। जी हाँ। ये लोग कौन हैं? ये कैसे वहाँ जाते हैं? वीरानों में मैंने देखा कुछ लोग रेलवे लाइन को चेक कर रहे थे। फिर वो पैदल आते हैं ना सर, पैदल आते हैं, किसी के पास साइकिल होती है, नहीं तो पैदल टूर के आते हैं उधर से। मैंने पूछा कि 110 साल पहले डाली जाने वाली इस रेलवे लाइन को आपने बहुत करीब से देखा होगा, क्या अभी तक इसकी हालत अच्छी है? नहीं सर, अभी वो ही नहीं हालत, पहले वाली हालत नहीं है। जो अभी अब तो तो इसके नीचे भी- जो स्प्रेक है ना, वो तो गला हुआ है बिल्कुल ही। गाड़ी आती धड़कते हैं, ऊपर आते हैं। गरीब मजदूर ने जो बात सच थी कह दी। आबेगुम से फिर मेरी ट्रेन आगे चली। रास्ते में ओसेपुर नाम का एक छोटा सा स्टेशन आया, इतना छोटा सा कि टाइम टेबल में उसका नाम नहीं। गाड़ी भी वहाँ नहीं रुकी। किसी ज़माने में स्टेशन के आसपास अवाम को तमाम सहूलतें फराहम करना लाजमी रहा होगा। चुनाचे ओसेपुर स्टेशन के बाहर वही कदीम दौर का टीन की चादरों का बना हुआ टॉयलेट नज़र आया, जिसके 2 दरवाजे थे। एक पर अंग्रेज़ी में लिखा था मैन और दूसरे पर उसूलन होना चाहिए था वीमेन, लेकिन ख़वातीन के एहतराम के पेश नज़र उस पर लिखा था लेडीज़। इस इलाके में कोयटा एक्सप्रेस ने जो रास्ता तय किया वो मेरे दिल और मेरे दिमाग पर नक्श होकर रह गया है। राह में सुरंगें आनी शुरू हुईं। रेलगाड़ी बार बार सुरंगों से ऐसे गुजर रही थी जैसे धागे वाली सुई बार बार कपड़े से गुजारी जा रही हो। यहाँ रेलवे लाइन, दरियाए बोलान और बड़ी सड़क पहलू ब पहलू दौड़ने लगे। रेलगाड़ी ने दरियाए बोलान को 9 मरतबा पार किया। इस तरह ये पटरी, दरिया और सड़क कभी साथ साथ चलते, कभी आपस में गुथ जाते, जैसे किसी लड़की के बालों की 3 लटें बनाकर चोटी गूंथी जा रही हो। दोनों तरफ दरियाए बोलान के ऊंचे पहाड़ थे। गाड़ी का शोर गूंज रहा था। दरिया के दूसरे किनारे पर सड़क थी और माल से लदे हुए ट्रक एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए ऊपर चढ़ रहे थे। लेकिन जो देखने का मंजर था वो दरिया के किनारे पर नहीं, दरिया के अंदर था। सूखी नदी की खुश्क तह में खाना बदोशों के काफले चले जा रहे थे। मार्च का महीना था, गर्मियों का आगाज था और ये खाना बदोश मैदान छोड़कर ऊपर बुलंदियों की तरफ रवां दवां थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे जैसे उन्हें कोई जल्दी ना हो। उनके साथ उनके ऊँट थे और भेड़ें थीं और मुर्गियाँ थीं। बाज ने दरिया की तह में खेमे लगा दिए थे। औरतें पकाने रींधने में मसरूफ़ थीं। उन्होंने रेत में सूखी शाखें गाड़कर धुले हुए बर्तन उन पर लटका दिए थे। उनके बच्चे चट्टानों के ऊपर चढ़े आती जाती रेलगाड़ियों को देख रहे थे। मगरबी सयाहों को मशवरा दिया जाता है कि इन खाना बदोशों को करीब से देखना हो तो मार्च के महीने में दरिया की तह में बहाव के रुख पैदल चलें ताकि पूरे रास्ते आमना सामना रहे। खाना बदोश खुश अखलाक हैं, कुछ नहीं कहते, तस्वीरें उतारने पर भी एतराज़ नहीं करते। अलबत्ता होशियार, इनके कुत्ते बहुत खूंखार हैं। हमारी ट्रेन जब तक पहाड़ से उतरती रही उसकी रफ्तार धीमी रही। कहते हैं कि इसमें ख़ास तरह के ब्रेक लगाए गए थे ताकि कहीं किसी ढलान पर गाड़ी बेकाबू ना हो जाए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये ख़ास ब्रेक भी जवाब दे जाएं तो ट्रेन को तबाही से बचाने के जा बजा इंतज़ामात थे। थोड़े थोड़े फासले पर असल रेलवे लाइन से शाखें निकाली गई थीं जो ऊंचाई पर चढ़ाई गई थीं और आगे रेत में धंस गई थीं। मकसद ये था कि ट्रेन बेकाबू हो जाए तो उसे इस पहलू वाली लाइन पर डाल दिया जाए और वो धीमी होकर रेत में धंसकर खुद ही रुक जाए। मैंने 42.5 साल तक रेलवे की मुलाजमत करने वाले एक रिटायर्ड गार्ड मोहम्मद सिद्दीक साहब से पूछा कि ये कैसी लाइन होती है। ये एक सेटिंग इन्होंने बनाई होती है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई गाड़ी ओवरशूट हो जाए किसी किस्म की तो वो कांटा वो बढ़ाते हैं उसको, तो वो फिर ऊपर चढ़ नहीं सकती, रास्ते में वापस आ जाए गाड़ी।
उससे यह है कि एक्सीडेंट का डर नहीं होता, नीचे आ जाती गाड़ी। क्या उस साइडिंग को मुझे किसी ने बताया जहन्नुम लाइन भी कहते हैं? हाँ, बस ऐसी एक बना रखी है उन्होंने कहने के लिए, उसका नाम तो ऐसी साइडिंग है तो, लेकिन जहन्नुम लाइन ऐसे बना दिया कि ये जहन्नुम में चलती गाड़ी। खुदा खुदा करके दर्राए बोलान की उतराई ख़त्म हुई। ट्रेन ने एक बार फिर दरियाए बोलान को पार किया और अब जो मैदान आए तो वही सहमी सहमी सी गाड़ी अब इठला इठला कर दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते सिब्बी जा पहुंची। उस रोज़ वहाँ जश्न सिब्बी था। सारे शहर में मेले का समा था। खुद मेले में ज़रा ज़्यादा ही मेला था, इतना कि कान पड़ी आवाज़ का सुनना दूभर था। दो मोटर कार, दो मोटरसाइकिल के प्रोग्राम, दो मोटर कार वाला बहुत दुखी। शवा 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 दिखता आएगा। सारा शहर उमड़ कर मेले में आ गया था। यहाँ कभी सिब्बी दरबार लगा करता था, वो तो अब नहीं लगता। अलबत्ता घोड़ों और मवेशियों की निहायत शानदार नुमाइश अब भी होती है। उस दिन वहाँ बलूचिस्तान की मशहूर बाग नाड़ी नस्ल के सफ़ेद और सुरमई बैल लाए गए थे। ऐसा वजीह और शानदार बैल, और इतना वज़नी और इतना बड़ा बैल कि आंखों में न समाए। मैंने हैवानात के डॉक्टर फैज़ुल्लाह साहब से पूछा कि इस इलाके के इस बाग नाड़ी बैल की क्या खुसूसियात हैं। एक तो ये वेट बहुत ज़्यादा गेन करते हैं थोड़े अरसे में, और ये ड्राउट पर्पज़ हैं, मतलब कि हल चलाने के लिए, बरबरदारी के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये गोश्त की पैदावार के लिए भी अच्छे जानवर हैं, क्योंकि वेट ज़्यादा गेन करते हैं तो गोश्त ज़्यादा देते हैं आपको। और इसके बाद एक बड़े स्टेडियम में ऊँटों का रक़्स हुआ और शानदार घोड़ों, बैलों और भेड़ों की परेड हुई और इलाकाई साज बजे और रक़्स हुए। लेकिन जश्न सिब्बी में 9 उम्र लड़कों का रंग बिरंगे लिबास पहनकर लंबे चौड़े मैदान में कभी पाकिस्तान का नक्शा और कभी चांद सितारा बन जाना आंखों को भला लगा और कमसिन लड़कियों का तराना कानों में समा गया। अगले रोज़ मेरी सखर और रोहड़ी को रवानगी थी। मुझे क्या खबर थी कि सफ़र का अगला मरहला अपने साथ 20 दिलचस्पियाँ लेकर आएगा। तो वो सब अगले हफ्ते इंशाअल्लाह।